ऑलराइट। सो वेलकम टू हाउसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आज है हमारे आईएसओ 14001 की पूरी क्लास सीरीज का ये आखिरी वीडियो। और इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है थ्योरी में, उसको एक्चुअली में करना कैसे है, उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर अभी तक पूरी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है या अभी तक आपने आईएसओ का फ्रेमवर्क नहीं समझा है, अगर आपने नहीं समझा है कि ईएमएस की रिक्वायरमेंट है क्या, प्लीज सबसे पहले सीरीज के लेसन 1 से लेके बचे हुए लेसन आप देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको एक्चुअली में करना कैसे है। इन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लोग आईएसओ को अपनी अभी जिस कंपनी में हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन उनको दिलवाने में हेल्प करना चाहते हैं। विच मीन्स कि आप एज अ ऑडिटर पर्सपेक्टिव इस कोर्स को नहीं लर्न कर रहे हो, आप एज अ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव से लर्न कर रहे हो। तो मान लो आप किसी कंपनी में हो और आप उस कंपनी के ईएसजी या सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हो, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपने ऐसा सोचा है कि हम लोग अब आईएसओ के लिए जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको पूरा एंड टू एंड आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इन ऑर्डर टू गेट द सर्टिफिकेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इस वीडियो में आपको वो सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पीडीसीए साइकिल, विच इज प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ओके, सो विच मीन्स कि मेरे क्लॉज नंबर 4 से लेके क्लॉज नंबर 10 थे। अभी भी जिन्होंने क्लॉज नंबर 4 से लेके क्लॉज नंबर 10 की ईएमएस की क्या रिक्वायरमेंट है, आई विच मीन्स आईएसओ 14001 की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज जाइए, सबसे पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिए, इस पूरी प्लेलिस्ट के लेसन 1 से लेके बचे हुए सारे लेसन देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 4 था कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पॉइंट 4.1 था अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। विच मीन्स कि आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी कंपनी कैसी है, कितने एम्प्लॉई हैं, कौन सी लोकेशन है, क्या जोग्राफिकल कंडीशन है, क्या लीगल और या रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं। ये सारी चीजें बेसिकली अपनी कंपनी को, अभी आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी को पहले आपको अच्छे से समझना होगा। फिर उसके बाद 4.2 आता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। हमने आपको उस वीडियो में बताया था इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब आज की डेट में जिसे हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो सब आपको दूसरी दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके लिए कौन से स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की लिस्ट बनानी है, और फिर उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये पता करना है। या तो आप ये इंटरव्यू के थ्रू या किसी भी इंगेजमेंट के थ्रू, किसी भी इंगेजमेंट चैनल के थ्रू आप ये पता कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद जो भी आपने लिस्ट बनाई है उन लोगों से आप कनेक्ट करके यू कैन अंडरस्टैंड कि उनकी नीड्स या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब यहाँ पर दो चीजें जो समझना, आईएसओ 14001 जो है ये बहुत पुराना है, ये ईएसजी से बहुत पुरानी बात है या मटीरियलिटी असेसमेंट से बहुत पुरानी बात है। आई थिंक जो ये 4.2 है ये आज की डेट में वही एक्सरसाइज है, काइंड ऑफ सिमिलर टू मटीरियलिटी असेसमेंट। तो अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी आप मटीरियलिटी शुरू करने वाले हो या ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, तो ये वही प्रोसेस है, आपको बस क्वेश्चंस को क्लब करना है फ्रॉम ईएमएस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, देन इसके बाद आता है कि 4.3 विच इज डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ ईएमएस, विच मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल दीज लोकेशंस, आपकी इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी लोकेशंस है, इतनी साइट्स हैं, उनमें से कहाँ किस किस लोकेशन के लिए आपको आईएसओ चाहिए, किस प्रोसेस के लिए चाहिए। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कन्वीनियंस से कोई भी प्रोसेस या किसी भी चीज को हटा सकते हैं, नो। आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन रखना होगा। हाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल आपकी मान लीजिए कंपनी की 10 साइट्स हैं, तो आप हेड क्वार्टर से शुरू कर सकते हो कि सबसे पहले आपने हेड क्वार्टर में आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 4.4 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब आपको फाइनली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ प्लानिंग करनी होगी। ओके, नाउ क्लॉज नंबर 5 इज लीडरशिप, विच मीन्स कि ये सब पॉसिबल है जब आप अपने सीनियर मैनेजमेंट का या अपने बोर्ड का या जो भी आपका लीडर है हायरार्की में, उनका बाय इन होना बहुत जरूरी है। विच मीन्स कि सबसे पहले तो 5.1 बोलता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इट मीन्स कि ये सब टॉप टू बॉटम अप्रोच होना चाहिए, ये टॉप टू बॉटम ड्राइव करना चाहिए। आपके लीडर
कन्विंस होने चाहिए कि उन्हें ISO 14001 जाना है, या उन्हें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाना है, या ऐसे समझ लो कि उन्हें सस्टेनेबल कंपनी बनना है। जब उनके ये थॉट होंगे, जब उनके ये विचार होंगे, उनका ये विजन होगा, तभी ये रन कर पाएगा। ठीक है। देन गोज 5.2 विच इज इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जब आपने बाय इन ले लिया, आपको समझ में आ गया, आपको एक पॉलिसी लिखनी है। पॉलिसी में कुछ कमिटमेंट, कुछ चीजें लिखनी होंगी। जब आपकी पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाएगी, आपको वो लीडरशिप से सिग्नेचर करके अपने पास रखवा लेनी है। एंड 5.3 इज ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। ये जो पॉइंट है, ये ईएमएस के पर्सपेक्टिव से है। इसका मतलब ये है कि ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से लोग लगेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे, उनकी क्या जरूरत होगी, उनकी उनको कैसे इक्विप्ड करना है, एंड देन उनसे क्या काम करवाना है। वो जो रेसी मैट्रिक्स है, वो बनानी होगी आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये तब आपका ये पॉइंट नंबर 5 यानी क्लॉज नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्लॉज नंबर 6 पे, विच इज प्लानिंग। तो 6.1 है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये पूरी प्रोसेस करते वक्त आपको एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट निकालना होता है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज भी कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और मोस्टली जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है लीगल रिस्क। जैसे कि मान लो आपको आप जिस कंट्री में हो वहां पर आपको बोला गया है कि जो बीओडी की वैल्यू है वो 100 से कम होनी चाहिए, पर अगर आपकी 100 से ज्यादा जा रही है तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो विच मीन्स कि ये आपके लिए रिस्क है। ठीक है। इसके बाद आता है 6.2 विच इज इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। आज की डेट में हम इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को बोलते हैं इन्वायरमेंटल या सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड टारगेट्स, जो कि फॉर एग्जांपल इसको स्कोप 1, 2 एंड 3 के लिए हम लोग SBTI रखते हैं। उसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स एंड टारगेट्स हम सेट करते हैं, उसी को ही इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो 6.2 का मतलब क्या हो गया कि जब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, ये मेरे टॉपिक हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, मटेरियल टॉपिक ओनली। ठीक है। या इन्वायरमेंटल टॉपिक। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, ये मेरी 13 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंट ये 5 हैं, तो वो 5 के लिए आपको कुछ गोल्स सेट करने होंगे, कुछ टारगेट सेट करने होंगे, और एक प्लान बनाना होगा कि आप उन्हें कैसे अचीव करोगे। ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग का पार्ट होता है, वो है सपोर्ट, यानी कि क्लॉज नंबर 7, जिसमें हम सबसे पहले रिसोर्सेज चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं। अ, किसी भी तरीके से वो रिसोर्स हो सकते हैं, मैन के हिसाब से हो सकते हैं, कोई कोई भी और चीज हो सकती है जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर 7.2 इज कॉम्पिटेंस, मीनिंग कि क्या आपकी टीम के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ईएमएस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं, तो या तो आपको एग्जिस्टिंग टीम को ट्रेनिंग देनी होगी, या तो आपको कुछ एम्प्लॉय ऐसे हायर करने होंगे बेसिकली आपको कुछ ऐसे एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे जिनकी कॉम्पिटेंस, जो वो कॉम्पिटेंस रखते हैं, ताकि आप उसको यूज कर सकें। नाउ 7.3 इज अवेयरनेस। इसका मतलब ये ट्रेनिंग से कैसे अलग है, या ये कॉम्पिटेंस से कैसे अलग है, कि कॉम्पिटेंस मतलब कि ESG, सस्टेनेबिलिटी या EMS, इन सबकी टेक्निकल नॉलेज को होना। हाउएवर अवेयरनेस मतलब ये है कि ये प्रोसेस करते वक्त आपका जो सबसे बड़ा हर्डल होगा वो होंगे लोग, क्योंकि अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। अवेयरनेस का मतलब ये हुआ कि आपको लोगों को बताना होगा कि क्यों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो उसके एक बेसिकली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ESG क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेशन लेने से होगा क्या। जब आप लोगों को वेस्ट वाटर, एनर्जी, एमिशन, इन सब के बारे में अवेयर करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक वो भी आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है 7.4 विच इज कम्युनिकेशन, विच मीन्स कि आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, आप उनको कैसे कम्युनिकेट करोगे। मे बी रिपोर्ट के थ्रू, ईमेलर के थ्रू, या कुछ भी, आप कोई बुक बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, बट आप उनसे कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से किस फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, इसकी प्लानिंग करना। एंड देन 7.5 इज योर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने बताया था, जहां जहां पर वीडियो में हमने ये आपको बताया है कि ये चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, प्लीज इंश्योर कि वो चीज डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्योंकि ऑडिटर उसे जरूर चेक करेगा। ठीक है। ये सब हो गया पूरा का पूरा, यानी कि क्लॉज नंबर 4 से लेके क्लॉज नंबर 7 तक का पूरा पार्ट जो है वो हो गया हमारी प्लानिंग का पार्ट। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 8 पे, जिसमें है, जो कि है बेसिकली हमारा डू पार्ट, जहां पर हम एक्चुअल काम कर रहे हैं, विच इज क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन।
8.1 है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, विच मीन्स कि जो अभी तक आपने ये प्लानिंग की थी अब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और आप ये देखोगे कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है ताकि अपने कंट्रोल मेजर्स आप लगा पाओ। तो बेसिकली आप अब सारी चीजों को कि जो जितनी भी चीजें प्लान कर ली उनको आप करना शुरू करोगे, उनको एग्जीक्यूट करोगे, जो भी चीजों की आपको आपने अभी तक प्लान किया है। और 8.2 इज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, विच मीन्स कि अ, अगर अगर ये इसमें से अगर कोई रिस्क है, मान लो आपका रिस्क फायर था या तो मान लो फ्लड था, तो क्या इस तरीके की इमरजेंसी के लिए हम प्रिपेयर हैं, और अगर प्रिपेयर हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, क्या हमने मॉक ड्रिल्स किए हैं, क्या हमने टेस्टिंग की है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 9, जो कि पार्ट है हमारा चेक का। चेक मतलब कि हमने प्लान कर लिया कि हमें कुछ करना है और हमने वो कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमने किया है वो सही है कि नहीं है, उसे बोलते हैं चेक, विच मीन्स क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस एंड इवेल्यूशन, मतलब कि अब फाइनली चेक करो कि जो भी तुमने किया है वो सही किया है या नहीं। तो 9.1 बात करता है मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्यूएशन, मतलब जो भी तुमने किया है क्या वो सही है, अगर नहीं है तो उसमें करेक्टिव मेजर्स लगाओ, एनालाइज करो, एनोमलीज चेक करो, देखो कहाँ प्रॉब्लम है और उनको करेक्ट करने की कोशिश करो। 9.2 इज इंटरनल ऑडिट, जब तुम खुद से ये कर लो तब तुम्हारी एक इंटरनल ऑडिट टीम आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी भी तुम्हें सेट करनी है। जब वो इंटरनल ऑडिट टीम आएगी वो चेक करेगी और वो ईएमएस के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में ये कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी देगी। ठीक है, और उसके बाद वो जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होगी वो मैनेजमेंट रिव्यू के लिए जाएगी और मैनेजमेंट रिव्यू करेगा कि जो भी अभी तक आपने प्लान किया है या जो आपने किया है उसमें क्या क्या गैप्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन हम जाएंगे स्टेप नंबर 4, विच इज एक्ट, यानी कि अब हम देखेंगे कि जो भी हमारी कमियां थी अब उनको कैसे हमें कंप्लीट करना है। तो क्लॉज नंबर 10 इज इम्प्रूवमेंट, जिसमें 10.2 है कि नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, यानी जहां जहां पर आपको नॉन कन्फॉर्मिटी मिला है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। एंड देन 10.3 इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, विच मीन्स कि ये साइकिल जो है ये वापस से क्लॉज नंबर 4 पे जाएगी कि ठीक है आपने कुछ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट किए, मे बी अब आपके कुछ इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव बदलेंगे या तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट बदलेंगे या मे बी ईएमएस की रिक्वायरमेंट बदलेगी और ये वापस से फिर प्लान होगा, प्लान तुम्हारा रिवाइज होगा, तुम्हारी एग्जीक्यूशन रिवाइज होगी, फिर से तुम चेक करोगे और मे बी फिर से कुछ कमियां निकले और तुम फिर से करोगे। ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आप फाइनली जो भी आपका आउटकम, जो आपने इंटेंडेड आउटकम अपना एज्यूम किया है या चाहा है वो मिलना चाहे। ठीक है, नाउ कम्स स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे कि इसमें करना क्या है, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ ली है, अब बस हम ये बताएंगे कि एक्चुअली में जब ये हो रहा होगा तो करना क्या है। अब आप इमेजिन करो कि आप एक सस्टेनेबिलिटी या ईएमएस मैनेजर हो और आप किसी भी कंपनी के मान लो हेड ऑफिस में बैठे हो और आपको अभी जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस के लिए चाहिए। ठीक है, तो अभी तो जब आप बैठे हो और ये आप स्क्रैच से प्रोसेस शुरू कर रहे हो, इसका मतलब आपने इससे पहले कभी अपनी कंपनी में नहीं किया है और मान लो आपकी कंपनी ने अभी तक सिर्फ एक ईएसजी रिपोर्ट निकाली है जिसमें आप उन्होंने कोई प्रोसेस भी नहीं की है, ना ही मटेरियलिटी असेसमेंट, सिर्फ थोड़ा मोड़ा कुछ तो जो भी डेटा है वो किसी तरीके से प्रेजेंट किया था एज अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। एंड दैट इज वाई दिस ईयर यू हैव प्लान कि यू विल गो फॉर आईएसओ 14001। ये एक में इमेजिनरी सिचुएशन में लेट्स सी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, ये नहीं कि पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया, नहीं, हम लोग कोई भी चीज डॉक्यूमेंट से नहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी कंपनी की सिचुएशन है क्या, यानी कि आपकी कंपनी में क्या प्रोसेसेस हो रही हैं, मे बी आप सेकंड फ्लोर में बैठते हो और कुछ चीज़ थर्ड फ्लोर में हो रही है, कुछ ग्राउंड फ्लोर में हो रही है, कुछ कहीं और हो रही है। मे बी कोई टीम है जो ऑलरेडी वेस्ट सेग्रीगेट कर रहा है, मे बी कोई टीम है जो ऑलरेडी वाटर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर रहा है या ट्रैक कर रहा है। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे भी उस इंसान को जो ये काम कर रहा है उसको ये नहीं पता कि ये आईएसओ की रिक्वायरमेंट है या ईएसजी की रिक्वायरमेंट है या सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। मे बी वो ये सेम एक्टिविटी किसी और कंप्लायंस या किसी और रीजन से कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखो कि क्या एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज होती है वो क्या होती है कि आप एक मास्टर क्वेश्चन चेकलिस्ट बना लो अपनी कंपनी के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर आप एक सैंपल देख रहे हो जो बना हुआ है।
जैसे कि इसमें हमने क्या क्वेश्चन पूछे, आप जाओ, जो भी उस क्वेश्चन का ओनर आपको लग रहा है, जो भी आप बात करो और आपको पता चलेगा कि ठीक है इन सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे। तो मान लो आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर एरियाज इन द बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग में क्या क्या है, ऑफिसेज हैं, पेंट्री है, पार्किंग है, डेटा सेंटर है, कैफेटेरियाज हैं, या क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बगल में उसका ओनर लिख लो और ये देख लो कि क्या ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर है तो क्या है उसका रिस्पॉन्स लिख लो, अगर नहीं है तो इसका मतलब अ, आप आगे बढ़ो और आपको धीरे धीरे समझ जाएगा। याद रखना जब आप ये चेकलिस्ट बनाओगे तो आपका एम ये नहीं है कि आपको 100% इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अगर आप 40 to 50% भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो विच मीन्स कि अब आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो अपना आईएसओ इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लो आपने सेक्शन 2 शुरू किया विच इज एनर्जी, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, ये पता करना कि ओनर कौन है उसका, यानी कि आपको ये पता करना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का डेटा ऐसा कोई है हमारे यहाँ अकाउंटेबल इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करता है हर महीने के। अगर हाँ, मोस्टली कंपनी में वो ऑपरेशन टीम होती है, जीएसयू टीम होती है। अगर वो डेटा, अगर कोई ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा है तो आप उसके पास जाइए, पूछिए कितने महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो सीधी सी बात है आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ठीक है हम इलेक्ट्रिसिटी का डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके की आप एक सैंपल हमने दिखाया, आप इस तरीके का चेकलिस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप लोग आइडेंटिफाई करिए, जाइए, बेसिकली आपको बहुत साइट विजिट करनी होगी, वो जिस भी हेडक्वार्टर में आप बैठे हैं उससे हर जगह पे जा जाके लोगों से मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, ये समझने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। गैप एनालिसिस कुछ इस तरीके से कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन पूछा हैज योर ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज दैट आर रिलेवेंट। आपने ये आईएसओ के क्लॉजेस यहाँ पर लिख लिए जो जो आपको जरूरत है, और आपने उसकी फाइंडिंग में यस और नो डाल दिया। दो तरीके हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है गैप एनालिसिस निकालने का, क्योंकि आपका एम क्लियर है, आपको आईएसओ 14001 का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से कोई क्वेश्चंस अपने मार्क कर लेंगे कि क्या हमें इंटरेस्टेड पार्टीज पता हैं, क्या हमने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन निकाल लिए हैं, क्या हमारे पास डेटा है, अगर है तो किस किस का डेटा है, जो आपको पहली एक्सरसाइज जब आप करोगे तो उससे पता चल जाएगा। फिर आप ये लिख लो ये आपके कौन सी आईएसओ के क्लॉज का है, या उस प्रोसेस का ओनर कौन है, अगर उसमें डेटा है तो क्या पार्शियल डेटा है, फुल डेटा है, अगर कुछ डेटा है आगे एक्शन क्या नीडेड है, किस डेट तक आप प्लान कर रहे हो, और फिर वो किस डेट में हुआ। ये ट्रैकर जो है ये आप अपने खुद के लिए बना के रखो, ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है आईएसओ की मान लो 20 रिक्वायरमेंट है तो 20 में से कौन कौन सी पूरी हो गई। आपका जब आपने 1 to 1 लोगों के इंटरव्यू लिए या उनसे मिलने गए, जो पिछली एक्सरसाइज थी, जब आपने वो किया तो आपकी आईएसओ से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट उससे मीट हो गई, ये आप इस गैप एनालिसिस में की तरह कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, विच इज कि तुम्हें मैनेजमेंट का बाय इन लेना है, यानी कि तुम्हें अपने मैनेजमेंट से बताना है कि तुम आईएसओ 14001 के लिए जाना चाहते हो। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी तो साइन कर देता है पर वो इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये आगे जाके ऑडिटर या किसी न किसी को पता चल जाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट रिव्यू के भी एमओएम्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग चाहिए होते हैं। तो विच मीन्स कि तुम ये मैनेजमेंट का बाय इन के बिना ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तुमने पूरा प्रोसेस पता कर लिया, तुमने आईएसओ समझ लिया, आईएसओ की रिक्वायरमेंट क्या है, और तुमने लोगों से जा जाके ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्ट समझ लिया, तुमने गैप्स निकाल लिए, अब जाओ मैनेजमेंट के पास और याद रखना मैनेजमेंट तुम्हें ये सब बातें बोलेगा, उनके पास बजट नहीं है, उनकी अभी ये प्रायोरिटी नहीं है, या कुछ भी कर लो सर्टिफिकेशन के लिए, मैं पॉलिसी साइन कर देता हूँ। बट आप जब अपने आप को प्रेजेंट करने जाओगे, आपको बताना है कि आईएसओ 14001 जाने से उनकी कितनी कॉस्ट सेविंग होने वाली है, उनका क्या रिस्क रिडक्शन होने वाला है, क्या ईएसजी कंप्लायंस होने वाले हैं, किस तरीके से इवन ब्रांड वैल्यू बनेगी, किस तरीके से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वो आउटकम है जो आपको ईदर क्वांटिफाइबल वे में और क्वालिटी वे में आपको उन्हें दिखाना होगा, और तभी आपको मैनेजमेंट का बाय इन मिलेगा।
इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सब उसके बाद ही आप क्या करोगे, जब आपने बाइन ले लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है मेरी मैनेजमेंट ओके है, और ISO 14001 लेने के लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। आप थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन वाले को बुलाओगे तो वो कुछ पैसा मांगेगा, वो पैसे का और प्लस अगर आप इम्प्रूवमेंट दिखाओगे तो उसके लिए, उस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ बजट चाहिए होगा, तो इसलिए मैनेजमेंट का बाइन बहुत जरूरी है। जब आपको समझ में आ जाए कि ठीक है हमें मैनेजमेंट का बाइन मिल गया है, कि ठीक है हमारे पास इतने का बजट है, आप इतने तक का खर्चा कर सकते हो, तब आप जाओ और अपना इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल टॉपिक, यानी कि मटेरियल टॉपिक अंडर इन्वायरमेंट, वो निकालना शुरू करो। ठीक है, याद रखना वो अपने पीयर्स से कॉपी मत कर लेना, ये कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, यू कैन नेवर डू दैट, क्योंकि तुम्हारी प्रोसेस के लिए, तुम्हारे जो भी लोकेशन है उनके लिए ये मैटर बदल सकते हैं, ये एस्पेक्ट बदल सकते हैं, मटेरियल टॉपिक बदल सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुमको जाना है साइट और ब्रांचेस विजिट करनी है। याद रखना ये तुमने पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप था उसमें भी किया था, जब तुम वो मास्टर शीट भर रहे थे, तो उसी वक्त में तुम ये भी सोच सकते हो कि क्या क्या टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तुम जो भी, अगर हेड ऑफिस में हो तो हेड ऑफिस को विजिट कर सकते हो, IT सर्वर रूम्स विजिट कर सकते हो, और लोगों से बात कर सकते हो। याद रखना जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट से बात करो, पूछो क्या हमारे पास IT टीम है, हाँ है, क्या हमारे पास सर्वर रूम है, डेटा सेंटर है, क्या हमारे पास कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, क्या हमारे पास कोई वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटी है। इस तरीके से जब आप जाओगे, और हाँ ये जरूर याद रखना कि आपको सिर्फ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ही ढूंढने हैं, ये नहीं कि बहुत सारी चीजों पे फोकस करने लग गए, नहीं, आपको सिर्फ इन्वायरमेंटल पैरामीटर पे ही फोकस करना है। और आइडेंटिफाई करो कि क्या रियल एक्टिविटीज उस हेड ऑफिस में हो रही है, क्या क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर आप बैंक हो तो मे बी आप बहुत ज्यादा पेपर कंज्यूम कर रहे हो, आप वाटर किसी 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 प्रोसेस में बेसिकली यूज कर रहे हो, देन आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो। नाउ एक तो ई वेस्ट है जो हजार्डस है, तो वो आपका फिक्स है, बट आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरे पेंट्री में कितना वेस्ट है, कहीं और पे तो वेस्ट नहीं होता है, अगर वेस्ट हो रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू स्कोर देम। याद रखना ये बहुत जरूरी है, स्कोर देम, क्योंकि जब आप अपने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट निकालोगे आपके पास 5-6 आ जाएंगे, जैसे हमने अभी गिना दिया, ई वेस्ट आ गया, पेपर वेस्ट आ गया, या आप उसको वेस्ट बोल दो, वाटर आ गया, देन एनर्जी। जब अगर मान लो आप बैंक ही हो, राइट, तो बैंक में क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, क्योंकि सब लोग जो हैं वहीं बैठे होते हैं उस ऑफिस में, तो अगर आपके पास HVAC सिस्टम है तो उसका होगा, रेफ्रिजरेंट लीक होगा, राइट। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, तो तुमको क्या फोकस करना है कि तुमको एक स्कोरिंग एक्टिविटी करनी होगी, ये पता करने के लिए कि उसमें से सिग्निफिकेंट कौन से हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है ये सब कैसे करते हैं, लेकिन अब ये देख लो, ये एक सैंपल है। इसमें देखो सबसे पहले आप क्या करना, अपना एस्पेक्ट लिख लेना। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी यूसेज मेरा एस्पेक्ट है, इसके बाद आपने यहाँ पर लिख लिया कि कहाँ पर है ये, तो ये साइट पे हो रहा है, ठीक है। कितनी क्या वैल्यू है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पे देखो मेरा कंप्लायंस रजिस्टर भी काइंड ऑफ मेंटेन होता जा रहा है, हम एक ही जगह पे करते जा रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है नहीं, क्या ये कंपनी की पॉलिसी में क्या प्रायोरिटी में है, हाई लो। यहाँ पे देखो हमने इसका नंबरिंग करना शुरू किया, इसको लो मीडियम हाई पे इसको स्कोर करना शुरू किया, और उसका इम्पैक्ट निकाला, और इम्पैक्ट के बाद हमें ये समझ में आ गया कि कितने जो टॉपिक हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि हमने इसको सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, विच इज अगर आप यहाँ पे देखोगे N और S लिखा हुआ है, N मतलब नॉन सिग्निफिकेंट, वाई, क्योंकि ये जो 4 है मीडियम लो लो, यहाँ पे हमने मीडियम लो लो की उन्हें स्कोरिंग दी है, इसलिए वो मेरे लिए नॉन सिग्निफिकेंट टॉपिक हो गया है। और इसमें यहाँ पे क्या है, M का मतलब है मॉनिटर, I का मतलब है इम्प्लीमेंटेड, और C का मतलब है कंट्रोल, कि क्या हमें इसे मॉनिटर करना है, या हमें इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है, या हमें कुछ कंट्रोल करना है। इसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट रजिस्टर। इस तरीके का रजिस्टर हमें मेंटेन करना होता है। याद रखना किसने प्रिपेयर किया है, कौन अप्रूव कर रहा है, उस अप्रूवल का सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो है इस रजिस्टर में मेंटेन करनी है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका ऑडिटर आएगा वो ये मांग सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, ये एक और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर है, अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमने सेम चीज की है, बस इसमें स्कोरिंग लॉजिक जो है वो न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने ये मान लिया है कि अगर सीवियरिटी है तो उसे 1 to 5 में डाल दिया है, फ्रीक्वेंसी को 1 to 5 में डाल दिया है, लीगल रिक्वायरमेंट में 1 to 5 दे दिया है,
और बात ये है कि अगर ये वाली मार्किंग से हमने ये निकाला है कि क्या ये टॉपिक मेरे लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्कोरिंग का लॉजिक है ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये स्कोर का लॉजिक क्या रखना है। कोई इसका गाइडलाइन, कोई इसका मेथडोलॉजी सेट नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है कि आपको वही करना है। हाउएवर ये एक कॉमन स्कोरिंग लॉजिक है जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। अब आ जाते हैं लीगल कंप्लायंस में। ये बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आपका कोई लीगल रजिस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके लिए आप अपनी लीगल टीम से मिलो जाके, अपनी कंप्लायंस टीम से मिलो जाके और उनसे पूछो कि क्या हमारे पास कोई लीगल या कंप्लायंस का रजिस्टर है। अगर है तो उसमें से ये देख लो उसमें से कौन कौन सी इन्वायरमेंटल रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या तो आप उसी रजिस्टर को मॉडिफाई कर दो। अगर मान लो कुछ टर्म्स हैं कुछ नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई कर दो बेस्ड ऑन जिस भी जोग्राफिकल लोकेशन में आप हो वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है लीगल या कंप्लायंस की, उसके हिसाब से आप उसी रजिस्टर को अपडेट कर दो। या फिर आप अपना खुद का एक नया इन्वायरमेंटल लीगल रजिस्टर बना सकते हो और उसमें क्या करो, जो भी आपने लॉज आइडेंटिफाई किए हैं उन सब लॉज को लिस्ट कर दो। और याद रखना कि अगर आप एक ही कंपनी में दो तरीके के रजिस्टर हैं, लीगल और कंप्लायंस, तो उसका जो फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म रखना, बिल्कुल नया अपना ना बना लेना। और फिर आपको उस कंप्लायंस को ट्रैक करना है। ये है एक कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का रजिस्टर, एक सैंपल है। इस तरीके का रजिस्टर आप बना सकते हो। यहाँ पे लिख दो कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, क्या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, क्या जो कंप्लायंस का ऑब्लिगेशन है वो क्या है, वो क्या मांगता है, देन कोई रिस्क है क्या, कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर है तो क्या एक्शन है। देन इसमें भी वही चीज, सी फॉर कंट्रोल, एम फॉर मॉनिटर, आई फॉर इम्प्रूव, कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कुछ करना है या मॉनिटर करना है या कंट्रोल करना है, और या तो फिर कोई टारगेट सेट कर लिया। इस तरीके से इसको भी याद रखना, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, ये सब करके इस तरीके का एक रजिस्टर आप नया भी बना सकते हो। ये सिर्फ एक सैंपल है। तो आपने फाइनली एक लीगल रजिस्टर बना लिया या कंप्लायंस रजिस्टर बना लिया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, कि जब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके लिए क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके लिए कौन से लीगल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिसी बना लो। सिंपल है, आपकी पॉलिसी में आपके कमिटमेंट होने चाहिए। आपका जो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जैसे एनर्जी, वेस्ट वाटर जो है, उनका रिडक्शन का कुछ कमिटमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। और इसका अप्रूवल आपको सीनियर मैनेजमेंट या जिनसे भी आपने बाय इन लिया है लीडरशिप से, उनका अप्रूवल लेके उनके साइन की पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में डाल दो। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल जो आपके जो आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज यानी जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, उनकी कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक डोमेन में, और इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए या इंटरनल जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके लिए आप अपने इंटरनल किसी भी सिस्टम में इसको अपलोड कर सकते हो। एंड देन एक ईमेलर थ्रो कर दो दैट कि आपके पास ये पॉलिसी है। ये याद रखना कि हर एम्प्लॉय को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अब हमारे पास एक इन्वायरमेंटल या ईएसजी पॉलिसी है। ठीक है, ये एक सैंपल है जो हमने ऑलरेडी आपको इसका लिंक दिया हुआ है, या आप ये सैंपल यूज कर सकते हो। और याद रखना कि इस सैंपल में हमने इन्वायरमेंटल पॉलिसी ना बना के ईएसजी पॉलिसी बनाई है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर आप ईएसजी पॉलिसी बनाते हो और इन्वायरमेंट के अंडर में यही वाले टर्म्स लिख देते हो, तो आपका इन्वायरमेंटल पॉलिसी ईएसजी का ही पार्ट बन सकता है और आपको बहुत सारी पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ इसके बाद जब आपको ये समझ में आ गया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, आपने पॉलिसी भी बना ली यानी अपने कमिटमेंट भी दे दिए, अब बारी आती है कि आप अपने गोल्स एंड टारगेट्स को क्रिएट करो। सिंपल है, मान लो आज आपके पास ई वेस्ट जनरेट किया है। आपका गोल हो गया कि हम जीरो ई वेस्ट टू लैंडफिल करेंगे, यानी कि हमारा जो डिस्पोजल होगा ई वेस्ट का, वो पूरा का पूरा अप्रूव्ड वेंडर के थ्रू एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हजार्डस वेस्ट जो है वो डिस्पोज होगा और वो लैंडफिल में नहीं जाएगा। अगर आपका ये एक टारगेट हो गया तो इसी को ही बोलते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद कि इनको क्रिएट कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव लिख लिए कि भाई हम क्या क्या करेंगे। आपके टॉपिक हो गए, जैसे हमने अभी बताया, इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करोगे, पेपर रिड्यूस करोगे, ई वेस्ट को इम्प्रूव करोगे। तो आपने टारगेट सेट कर लिया कि ठीक है, एक साल में हम इतना परसेंट कम करेंगे। देखो, ये टारगेट जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट रखो।
कि इतना करेंगे या इतना करेंगे, लेकिन आप एक बैक कैलकुलेशन से, ये बैक कैलकुलेशन है, ये जो डिपेंड करती है आपके बजट पे। जैसे कि अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, और आपने रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलार बेस्ड प्लांट लगा लिए, तो सीधी सी बात है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, अच्छे से कम हो जाएगी। लेकिन क्या सोलार पैनल्स या सोलार का बजट है कंपनी के पास? नहीं। ठीक है। तो ये जो टारगेट सेट होते हैं, ये बेस्ड ऑन कि आप कितना इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसकी एक एक्स्ट्रापोलेटिंग कैलकुलेशन करके आप एक टारगेट सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बहुत एम्बिशियस टारगेट ना रख के वो सिंपल टारगेट रखो कि ठीक है, हम पहले साल में 30% पेपर रिड्यूस करेंगे, पहले साल में 10% इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करेंगे, ई वेस्ट को हम 100% कंप्लाइंट हो जाएंगे। ऐसे सिंपल सिंपल टारगेट। और सब जितने भी आपने सिग्निफिकेंट टॉपिक निकाले हैं, यानी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट निकाले हैं, उनके अगेंस्ट में टारगेट सेट कर लो। इसके बाद सीधी सी बात है, अब आपने सारा प्लानिंग कर लिया, अब यू हैव टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी चीजें करो। अगर आपका पहला टारगेट है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कम करोगे, तो भाई पहले तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैक करो। देखो, जैसे ही आपने ट्रैक कर लिया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा, एक ही बिल्डिंग में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल 15,000 आ रहा है। अब हमने तो टारगेट बना लिया है कि हम 10% कम करेंगे। तो अगर हमें कम करना है, और मान लो कि 15 से जितना कम करना है, तो कैसे होगा? तो ठीक है, हमने एलईडी बल्ब्स लगा लिए, हमने सेंसर बेस्ड लाइटिंग कर दी, ताकि अगर कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ है। इस तरीके की जब हमने चीजें की, तो हमने नेक्स्ट मंथ चेक किया कि अब मेरा बिजली का बिल कितना कम हुआ। जितना ऐसे ऐसे करके आप हर महीने ट्रैक करते जाओगे। ठीक है। इसके बाद पेपर रिडक्शन के लिए आप डिजिटलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करो, अपनी आईटी टीम से मिलो, उनसे बोलो कि यहाँ यहाँ पे पेपर रिडक्शन है। पेपर रिडक्शन की आप स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो। दोनों साइड पेपर, आपको दोनों साइड पेपर प्रिंट होगा, या सीनियर डिसाइड करेंगे कि किसको प्रिंट देना है, किसको नहीं देना है, ताकि कोई फालतू के प्रिंट ना ले। वेस्ट सेग्रीगेशन शुरू कर सकते हो कि आपने किसी वेंडर से मिल लिया, वेस्ट के वेंडर से, ताकि वेस्ट आपका सेग्रीगेट हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेनिंग। जो टीम आपकी जो जो काम करने वाली है, उन सबको ट्रेन करना, प्रॉपर ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इवन आप बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को भी ट्रेन करना चाहिए आपको। ठीक है। तो एडमिन हो गया, फैसिलिटी हो गया, जेसी हो गया, आईटी हो गया, रिस्क टीम हो गई, आपको सबको ईएसजी या एनवायरनमेंट को लेकर ट्रेन करना चाहिए। और इम्प्लॉयज के बीच में सिर्फ अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जैसे मान लो कि आपने पेपर रिडक्शन की एक स्ट्रेटेजी ये रखी कि भाई अब जो कोई भी प्रिंट देगा, तो उसको अपना कार्ड लगाना होगा, ताकि ये पता चले कौन बंदा कितना प्रिंट ले रहा है। ठीक है। तो आपको लोगों के अंदर वो अवेयरनेस भी देनी होगी कि हम पेपर रिडक्शन क्यों करना चाहते हैं, वरना वो बोलेंगे कि ये तो ये कैसे है कि इनको ये भी जानना है कि हम कितना पेपर यूज कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखना कि जो रियल चैलेंज है वो हमेशा यही होता है कि लोग तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, और लोग, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज बनता है। ठीक है। तो देखो, ये है। इसके बाद डेटा कलेक्शन शीट, आप इस तरीके की एक डेटा कलेक्शन शीट बना सकते हो। जैसे मेरा देख लो, यहाँ पर है एनर्जी कंजम्पशन डेटा। हमने मंथ वाइज यहाँ पर जनवरी से लेके दिसंबर लिख दिया है। यहाँ पे हम कितना इलेक्ट्रिसिटी टोटल है, ये टोटल पे आप फॉर्मूला लगा लो। फिर डेटा सेंटर से कितना आ रहा है, ऑफिस का कितना है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मीटर है, कोई रिमार्क्स देने हैं, इस तरीके की आप डेटा कलेक्शन शीट बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, तो हमने लास्ट वीडियो में लाइफ साइकिल एनालिसिस की भी बात की थी, कि आप ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट नहीं, इवन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी अगर आप क्रिएट कर रहे हो, या आपकी कंपनी क्रिएट कर रही है, सप्लाई चेन या कस्टमर यानी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम साइड, उसका क्या कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइफ स्टाइल की वो स्टेजेस की, सप्लाई चेन की साइड में आपको कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, या कंज्यूमर साइड में है, आप वो स्टेज लिख लो, उसके एक्टिविटी लिख लो, उससे क्या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है वो लिख लो, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है, वो रिस्क है, अपॉर्चुनिटी है, उसका क्या कंट्रोल है। ऐसे करके आप लाइफ साइकिल एनालिसिस भी कर सकते हो, एटलीस्ट फर्स्ट लेवल कर सकते हो, टू अंडरस्टैंड कि जो आपके लाइफ साइकिल यानी जो इनडायरेक्ट जो आपके इम्पैक्ट हैं, वो कितने हैं, क्या है, कैसे हैं, कहाँ पर है। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि हमने बताया कि अ, जब आप सारे लेसन्स, दूसरे लेसन्स पढ़ रहे होगे, तो आप ध्यान दो जहां जहां पर ये बताया गया है कि ये वाली इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाओ।
आप एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल चीज क्लब क्लब भी कर सकते हो। जैसे कि एक आपने इन्वायरमेंटल पॉलिसी बना दी, आप आस्पेक्ट रजिस्टर, लीगल रजिस्टर को क्लब भी कर सकते हो। पॉलिसी के अंदर भी आप ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, और या तो ऑब्जेक्टिव्स को आप एसओपीज में भी डाल सकते हो। आप किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हो, क्योंकि जो ऑडिटर आएगा उसका काम है सिर्फ वो चीज को देखना, वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है उससे उसे मतलब नहीं होता। देन कम्स इंटरनल ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने सब कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, आपने अपना काम भी कर लिया, आपने ये भी चेक कर लिया कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है। अब आपने इंटरनल ऑडिट को बुलाया चेक करने के लिए। एक अपना आपने चेक कर लिया, लेकिन अब मेन जो चेक है, यानी पीडीसीए साइकिल का जो सी है, वो करती है इंटरनल ऑडिट। तो अपनी इंटरनल ऑडिट क्या करेगी, वो अपनी फाइंडिंग्स देगी। अब वो आई और उसने आपका सारा सिस्टम देखा, जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन किया है, और वो उसको उसमें से आपको एक फाइंडिंग्स निकाल के देगी। तो हमने कुछ सेट ऑफ फाइंडिंग्स हम आपको एग्जांपल में देते हैं। जैसे कि मान लो उसने नॉन कन्फॉर्मिटी दिया कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है वो 3 ब्रांचेस में नहीं फॉलो हो रहा है। उसका वो कोई तो एविडेंस भी लगा देगा, और फिर नीचे वो बताएगा कि ये किस क्लॉज के अगेंस्ट में आता है जो अभी तक आपने नहीं किया है। या तो वो ये बोल सकता है कि एम्प्लॉय से उसने पूछा कि आपको पता है एनवायरमेंटल पॉलिसी है हमारे पास, उन्होंने बोला नहीं, तो विच मीन्स कि एम्प्लॉय की अवेयरनेस नहीं है एनवायरमेंटल पॉलिसी को लेके। ये भी क्लॉज 7.3 अवेयरनेस का होता है, तो वो उसके अगेंस्ट नॉन कंफॉर्मिटी दिखा सकते हैं। या मान लो वो बहुत खुश हैं कि आपने जो एनर्जी ट्रैकिंग है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दी है। जो डेटा कलेक्शन शीट थी, आपने जब वो दिखाई तो उन्हें दिख गया कि आपने प्रॉपर डेटा कलेक्शन किया है और इम्प्लीमेंट किया है। तो वो फाइनल जो टेबल बनाएंगे वो कुछ ऐसी दिखेगी कि भाई नॉन कंफॉर्मिटी एक थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, विच मीन्स कि वो नॉन कंफॉर्मिटी में नहीं जाता है बट वो बेटर हो सकता है टाइप, और कुछ गुड प्रैक्टिसेस थी। इस तरीके से वो एक टेबल बना देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है जहां पे कमी है वो क्या कमी है, रूट कॉज पता करना है, उसको करेक्ट करना है, और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में कनेक्ट करना है। मतलब आपको करेक्ट करना है, मतलब आपको वो टाइमलाइन सेट करना है कि आप इसे कब तक करेक्ट कर लोगे। और ये है वो चेकलिस्ट, या ये है वो ऑडिट का एक सैंपल टेम्पलेट जो जो ऑडिटर है मोस्टली यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, अगर उन्होंने प्रोसेस का नाम लिखा है एनवायरमेंटल पॉलिसी, वहां पे उन्होंने क्लॉज लिखा हुआ है, वो बताएंगे सी फॉर कंफर्मिंग और कंफर्मिटी, सी फॉर एनसी फॉर नॉन कंफर्मिटी, और ओ फॉर दैट दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ना उसमें ऑडिटर ऑडिटी का नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तो वो यहाँ पे कोई तो रिकॉर्ड दे देंगे। क्या कमिटमेंट कंटिन्यूअल प्रोसेस पे है, तो वो यहाँ पे ऐसे यस लिख देंगे। इस तरीके का ये बेसिकली एक सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं, जो ऑडिटर्स जनरली इस तरीके की एक चेकलिस्ट लेके आते हैं। ओके, नाउ कम्स, ऑडिटर ने अपनी पूरी एक रिपोर्ट बना ली, वही जो हमने बताया था, एक छोटा सा टेबल फॉर्म में एक समरी भी दे दी कि भाई इतने नॉन कंफर्मिटी हैं, इतने ये हैं इस क्लॉज के अगेंस्ट में। इसके बाद वो आप गए मैनेजमेंट रिव्यू के लिए। तो सब मैनेजमेंट रिव्यू का मतलब क्या है कि आपकी मीटिंग, सबकी मीटिंग होगी, बोर्ड की होगी, सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट, ईएसडी टीम, ऑपरेशन, इन सब की मीटिंग होगी। और ये सारी मीटिंग में डिस्कस होगा जो भी आपकी वो 3 महीने या 6 महीने जो भी आप सोच रहे हो, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ऑडिटर की, वो सब डिस्कशन कर लो। उसमें जाके उन्हें ये जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी वो चेक करेंगे, वो देखेंगे। और हमेशा याद रखना, उस मीटिंग का एमओएम यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना है, जिसमें आपको एजेंडा लिखना चाहिए, जो जो लोग उसको अटेंड कर रहे हैं वो क्या इनपुट्स हैं उनकी साइड से, यानी कि ऑडिटर साइड से। फिर उसके बाद उस इनपुट पे क्या डिस्कशन हुआ है, एंड देन फाइनली तुम्हारी कमिटी ने यानी मैनेजमेंट ने क्या तुम्हें डिसीजन दिया है, वो डिसीजन को लेके तुम्हें आगे काम करना होता है। जैसे मान लो कि उन्होंने डिसीजन दिया कि ट्रेनिंग लेनी होगी, तो उन्होंने बोला कौन ट्रेनिंग लेगा, एचआर ट्रेनिंग लेगा। कब तक ले लेनी चाहिए, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने में ट्रेनिंग्स हो जानी चाहिए। फिर दूसरा एक्शन उन्होंने बोला कि एनर्जी सिस्टम, मान लीजिए जैसे पिछले वाले में आपने देखा कि एनर्जी ट्रैकिंग का कुछ इशू है, मान लो अगर, तो उन्होंने बोला ओनर कौन है, फैसिलिटी है, कब तक, 3 महीने में ये सही हो जाना चाहिए। विच मीन्स कि जब आपका नेक्स्ट रिव्यू होगा तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू का एमओएम है, वो ये जरूर देखेंगे और देखेंगे कि अब इन पे क्या काम हुआ है। ठीक है। ओके, तो ये है बेसिकली एक बहुत बड़ी शीट
जो कि एक ईएसजी मैनेजर और या सस्टेनेबिलिटी मैनेजर यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू चेक कि क्या है क्या नहीं है अगेंस्ट ऑल द क्राइटेरिया। जैसे कि देखो यहाँ पर है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 विच मीन्स सारे क्लॉज के अगेंस्ट में इस तरीके के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आप लिख लो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज अवेयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज दैट आर रेलिवेंट टू इट्स पर्पस। यानी कि जो जो तुम्हारे आईएसओ के रिक्वायरमेंट है उनको और थोड़ा सा छोटा 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 बना लो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं कि जो ये हमने लिखा है यही करना है। आप इसको अपने हिसाब से इसको ड्रिल डाउन कर सकते हो, इसको और बेहतर बना सकते हो। और छोटी छोटी एक्टिविटी जो आप प्लान कर रहे हो इस क्लॉज को पूरा करने के लिए उन सबको इस तरह से लिख लो। और जैसे जैसे वो होती जाए उसे यस कर लो या नो कर लो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, yes, now it has. Organization has an understanding of its compliance obligation, नहीं अभी तक नहीं है। हमने खुद ने अभी रजिस्टर बनाया है। तो जब अगर उनको नहीं है तो अगर हमने रजिस्टर बनाया तो हमें उनको ट्रेनिंग का देना होगा, अवेयरनेस देना होगा इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो शीट है इस तरीके की शीट आप बना सकते हो जिसमें आप सारे क्लॉजेस के अगेंस्ट थोड़े और ड्रिल कर करके बहुत अच्छे मेच्योर क्वेश्चन डाल सकते हो इन ऑर्डर टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट क्लॉज। ओके, नाउ कम्स द सर्टिफिकेशन पार्ट। आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर लिया, इंटरनल ऑडिट ने चेक भी कर लिया, आपने मैनेजमेंट रिव्यू ले लिया और आपने वापस से सारी चीजें करेक्ट कर ली। विच मीन्स जो भी कमियां थी आपने उनको सुधार लिया। अब आती है कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाया सर्टिफिकेशन के लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर 2 स्टेज में करते हैं, एक स्टेज 1 स्टेज 2 में। मोस्टली जो ऑडिटर है वो आपसे क्या बोलेंगे कि पॉलिसी दिखाइए, एस्पेक्ट रजिस्टर दिखाइए, डेटा दिखाइए। तो आपको डेटा कलेक्शन शीट जो है वो बहुत अच्छे से बनानी होगी। फिर वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, यानी वही डेटा का वो प्रोग्रेस देखेंगे या वो उस जगह पे जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जैसे आपने अगर दिखाया है कि डेटा रिड्यूस हो रहा है और आपने लिखा है कि वो इन इन इनिशिएटिव्स की वजह से हो रहा है, तो वो इनिशिएटिव्स को जाकर वो देखेंगे कि हाँ सेंसर बेस्ड लाइट है या नहीं है। बेसिकली इन शॉर्ट वो ये चेक करेंगे कि क्या जो आप बोल रहे हो वो रियल है या नहीं है, या जो भी आपने बोला है कि आप करोगे एग्जीक्यूशन प्लान में क्या उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये याद रखना कि उन्हें परफेक्ट सिस्टम नहीं चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि आप 100% आईएसओ की रिक्वायरमेंट को फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो उनके लिए आपके पास कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्लान है, दैट इज इनफ। रियल चैलेंजेस क्या क्या होंगे इसमें? डेटा गैप हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटा ना मिले। ऐसा हो सकता है कि ओनरशिप में प्रॉब्लम आए, इसलिए सबसे पहले रेसी मैट्रिक्स बना लेना, किसकी क्या जिम्मेदारी है वो उन्हें पहले ही बता देना। उससे रिलेटेड मीटिंग्स भी कर लेना और मीटिंग के भी एमओएम बनाना और उन एमओएम में उन स्टेक होल्डर के सिग्नेचर्स भी लेना जो जिनको ये रेसी मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इम्प्लॉय रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत ज्यादा, मतलब इम्प्लॉय बोलेगा मुझे तो ज्यादा बेसिकली ये एक कल्चर प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद है तो वो डिजिटल कॉपी नहीं पसंद करेगा और ऑल ऑफ अ सडन आप पेपर कंजम्पशन कम करोगे तो रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसको सिंपल रखने की कोशिश करना, अवेयरनेस फैलाना और बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव वेज ढूंढना अवेयरनेस के। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। टाइम का प्रेशर हो सकता है कि मे बी जो सिग्निफिकेंट एरियाज हैं उन पे पूरा फोकस के लिए बहुत टाइम प्रेशर हो। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना कि उन्हें परफेक्ट आईएसओ सिस्टम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक वर्किंग सिस्टम जिसमें एक कंटिन्यूअल प्रोसेस हो और एक कंटिन्यूअल एक इम्प्रूवमेंट साइकिल। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आप मेरा ये ख्याल है कि अभी तक आपको आईएसओ 14001 पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो दूसरों को भी बताइए, उनसे बोलिए इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें यहाँ से। अगर नहीं पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।